जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप सभी प्यारे बच्चे बहुत बेहतर होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी को बहुत बेहतर तरह से कर रहे होंगे। जिन बच्चों को फिजिक्स बिल्कुल भी नहीं आती, जो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा वीक हैं, या जो बच्चे फिजिक्स में एक बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो बच्चों इसके लिए आज से स्टार्ट किया जा रहा है सफलता बैच। क्योंकि आप जानते हैं सभी बच्चे की टाइम बहुत कम बचा है, लगभग 1 से 1.5 महीने का हम लोगों के पास समय रह गया है। बच्चों इस कम समय में अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए अगर सबसे बेहतर कोई रास्ता, कोई जरिया है, वो बच्चों है यूपी बोर्ड का अनसॉल्व। क्योंकि अनसॉल्व बच्चों उन सभी क्वेश्चंस का एक संकलित रूप है जो अभी तक यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं। यानी कि वो सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न उसमें होते हैं जो आपको लगाने चाहिए। बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सफलता बैच की सीरीज एक ऐसी सीरीज है जो पूरे अनसॉल्व का पूरा एक निचोड़ है, जो कि आपको इसमें सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न करा के दिखाए जाएंगे। बच्चों आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर आप इस सफलता बैच की लगातार 30 प्रैक्टिस सेट में अगर आप इन्वॉल्व रहते हैं तो आप फिजिक्स में एक बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, जो कि 90 या 95 से एबव होगा। लेकिन आपको इसमें एक दावा करना पड़ेगा, मुझसे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आपको इसमें लगातार 30 दिन तक इन्वॉल्व रहना है। जो भी प्रश्न मैं इसमें कराऊंगा आपको अच्छे से नोट डाउन करना है, उसका एक अच्छा रिवीजन करना है। ठीक है, इसमें आने वाले क्या क्या डेली बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ये वीडियो आपको डेली शाम को 6 बजे मिल रही होगी। जिसमें से आपको क्या क्या प्रश्न कराए जाएंगे, रोजाना आपको इसमें 5 बहुविकल्पी प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराए जाएंगे। अगले 5 में से 3 बच्चों जो रहेंगे वो डेफिनेशंस रहेंगे फिजिक्स में, और 2 न्यूमेरिकल्स रहेंगे। इसके बाद ये न्यूमेरिकल्स बच्चों जो रहेंगे ये शॉर्ट टाइप के न्यूमेरिकल रहेंगे। इसके बाद जो अगले 5 प्रश्न हैं बच्चों वो रहेंगे 3 न्यूमेरिकल्स रहेंगे। ये जो बच्चों न्यूमेरिकल्स रहेंगे ये लॉन्ग न्यूमेरिकल्स रहेंगे। इसके बाद 2 इसमें थ्योरी कराए जाएंगे, तो टोटल 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। इसके बाद 2 बच्चों इसमें प्रूविंग आपको कराई जाएंगी। अब यहाँ पे बच्चों के मन में एक डाउट होता है, जो बच्चे फिजिक्स को कम जानते हैं कि सर मुझे फिजिक्स बिल्कुल भी नहीं आती, क्या मैं इन सारी चीज़ों को समझ पाऊंगा, क्या मैं न्यूमेरिकल्स लगाऊंगा, क्या न्यूमेरिकल्स की मैं कैलकुलेशन कर पाऊंगा। तो बच्चों आप इस बात की पूरी तरह से चिंता छोड़ दीजिए। एक बड़ा भाई होने के नाते मैं आप सबको विश्वास दिला रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि कोई सा भी न्यूमेरिकल्स हो, आपको फार्मूले आते हो या ना आते हो, कैलकुलेशन आती हो या ना आती हो, आप मुझ पे विश्वास रखिए। आपका मैं बड़ा भाई हूँ, आपसे वादा कर रहा हूँ कि आपको फिजिक्स सिखा कर ही रहूंगा, सिखा कर ही रहूंगा, और आप देखिएगा आपके फिजिक्स में 90 एवरेज जरूर आएंगे, तो जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। लेकिन बच्चों इसके लिए आपको एक मुझसे भी वादा करना पड़ेगा कि आपको लगातार इसमें 30 दिनों तक इन्वॉल्व रहना है। जो भी मैं करा रहा हूँ उसके अच्छे से कॉपी बनाइएगा, नोट करिएगा, और उसको डेली बेसिस से रिवीजन जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। करते हैं बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पी प्रश्नों से। पहला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है कि समान पदार्थ के दो घनों की भुजाएं क्रमशः एल तथा 12 हैं, इनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। सवाल में आपको 2 क्यूब दिए गए हैं, इनकी लेंथ बताई गई एल और 12, इनके रेजिस्टेंस का रेशियो फाइंड करना है। इस सवाल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं बच्चों वो सामने लिख दिए गए। ऐसा करने का उद्देश्य केवल इतना है कि आप कम समय में बहुत बेटर चीजें सीख पाएं। इससे पहले आपने भले ही इस सवाल को पहले पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, आपको सारी चीजें बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगी। बच्चों वो कॉन्सेप्ट क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको डिनोट किया जाता है बच्चों रो से। रो का फार्मूला होता है RA/L। ए जिसका नाम होता है एरिया यानी कि क्षेत्रफल, एल जिसको कहते हैं लेंथ यानी कि लंबाई, आर जिसका नाम होता है रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, और रो जिसको कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों आपको क्या याद रखना है कि सेम मटेरियल जब भी सवाल में कहा जाएगा उसका रो भी कैसा रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। यानी कि समान पदार्थ का रो, सवाल में बच्चों आपको 2 घन दिए गए हैं, फर्स्ट क्यूब एंड सेकंड क्यूब। कहा गया है कि समान पदार्थ से बने, और समान पदार्थ से अभी बताया रो समान होता है। इसका मतलब है दोनों का रो यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विशिष्ट प्रतिरोध कैसा रहेगा, सेम रहेगा। इसके बाद कहा गया है कि पहले की लंबाई लेंथ ऑफ फर्स्ट क्यूब एल दी गई है, लेंथ ऑफ सेकंड क्यूब आपको दी गई सवाल में 12, दूसरे घन की लंबाई सवाल में आप पढ़ रहे थे 12 दी गई थी। फिर आपसे कहा गया दोनों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए, R1 और R2 का रेशियो फाइंड करना है। तो बच्चों स्टार्ट करेंगे हम लोग इस सवाल को रो से। रो से ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों रो का ही फार्मूला पता है। तो दोनों का रो सेम है यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम है। रो का फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है RA/L, तो इस रो की जगह आप लिख देंगे RA/L। और ये बात हो रही पहले क्यूब में, तो यहाँ पे 1 1 1 लिख देंगे। सेम फार्मूला यहाँ पर भी लिख देंगे R2A2L2, बस फर्क हो जाएगा 2 का। यहाँ पे सभी के वैल्यू पुट करेंगे तो R1 ये लिखा हुआ है। ए बच्चों क्या है, ए का मतलब अभी मैंने बताया एरिया यानी कि क्षेत्रफल, और घन का जो बच्चों क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ जो क्यूब होता है वो साइड का क्यूब होता है। और पहले की साइड क्या बताई गई एल, तो यहाँ पे एल का क्या लिख देंगे, क्यूब। क्यूब क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका फार्मूला ही होता है साइड का क्यूब एरिया।
अपॉन पहले की लेंथ जो कि बताई गई बच्चों L इज इक्वल टू R2 एरिया अभी बताया साइड का क्यूब तो 2L का क्यूब 2L का क्यूब अपॉन सेकेंड लेंथ कितनी बताई गई है L2। तो यहाँ से आप बच्चों देख रहे हैं L से L कैंसिल आउट हो रहा है, R1 ये बच रहा है तो R1 लिख दिया जाएगा इंटू L ये वाला L का क्यूब इज इक्वल टू 2 का क्यूब बच्चों होता है 8 और सवाल में आगे R2 लिखा है तो R2 इंटू 2 का क्यूब हो जाएगा 8 L का L क्यूब अपॉन नीचे क्या लिखा हुआ है 2। यहाँ से बच्चों L क्यूब से L क्यूब कैंसिल आउट हो रहा है, इसके बाद 2 से इस आप 8 को कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स तो R1 R2 को आप इसके नीचे ले आएंगे इक्वल टू में क्या बचा 4 अपॉन में क्या लिख सकते हैं 1। यानी कि बात की जाए कि दोनों के प्रतिरोधों का अनुपात क्या आ सकता है, क्या आएगा 4:1। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर चलते हैं दूसरे सवाल पे। बच्चों दूसरा सवाल आपके सामने लिखा हुआ है 99 ओम प्रतिरोध की धारा मापी में मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए आवश्यक संड का प्रतिरोध होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या है इस सवाल का कॉन्सेप्ट है। धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण बच्चों जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, उसका कुछ इस तरह फिगर आता है जहां पे बच्चों इस जी को आप देख रहे हैं, इसी को बोला जाता है धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध, या इसको हम लोग कह सकते हैं कि केवल कुंडली का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस ऑफ क्वाइल एंड रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। बच्चों इसका जब प्रूविंग की जाती है, अगर आपको इसकी प्रूविंग नहीं आती है तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप इसकी प्रूविंग भी सीख सकते हैं। लेकिन आपको भी मोटे तौर पे केवल इतना याद कर लेना है कि इसका जो आंसर आता है आई जी इंटू कैपिटल जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। अब यहाँ पे इन सभी का आपको नाम पता होना चाहिए कि जी का नाम क्या है कि कुंडली का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस ऑफ क्वाइल, या फिर इसको बच्चों कहा जा सकता है कि धारा मापी का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। एस को कहा जाता है संट प्रतिरोध, संट रेजिस्टेंस। और दूसरी सबसे बड़ी बात बच्चों आपको याद रखनी है कि जब भी आप कंफ्यूज हो आई और आईजे में कि न्यूमेरिकल को पढ़ने पे ये नहीं पता चल रहा है कि कौन सी आई है कौन सी आईजी है, तो सबसे बेहतर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जो बड़ी धारा होगी उसको हमेशा आई लेट करना है और जो छोटी धारा होगी उसको आपको आईजी लेट करना है। तो देखिए इस सवाल में क्या लिखा हुआ है कि 99 ओम प्रतिरोध के धारा मापी, यानी कि धारा मापी का क्या दिया जा रहा है, रेजिस्टेंस दिया जा रहा है, तो इसलिए सवाल में हम लोगों ने क्या लिख लिया, कैपिटल जी की वैल्यू 99। फिर कहा गया था कि मुख्य धारा का 10%। बच्चों अगर 10% को अगर फ्रैक्शन में तोड़ें, भिन्न में तोड़ा जाए तो 10% को जैसे हटाएंगे नीचे क्या आएगा 100, इस जीरो से एक जीरो को कैंसिल कर सकते हैं तो 1/10। बच्चों यहाँ पे धारा की बात हो रही थी, अब 1 और 10 में कौन सी बड़ी वैल्यू है, तो आप कहेंगे 10, और बड़ी वैल्यू को अभी मैंने बताया कि आपको आईलेट करना है। ऊपर कौन सी धारा है 1, यानी कि आईजी, छोटी धारा को आपको क्या लेट करना है 1। आपको कहा गया है कि संट प्रतिरोध, संट रेजिस्टेंस एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो एस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्या फार्मूला बताया मैंने कि आई जी इंटू कैपिटल जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। सभी की वैल्यू को पुट करना है। बच्चों आई जी की वैल्यू सवाल में कितनी दी गई है 1, कैपिटल जी की वैल्यू सवाल में 99 है, इज इक्वल टू का साइन ब्रैकेट, आई की वैल्यू सवाल में बच्चों 10 दी गई है, माइनस आई जी की वैल्यू सवाल में 1 दी गई इंटू एस। बच्चों यहाँ से जैसे आप 10 में से 1 घटाओगे कितना आएगा 9 आएगा। यहाँ पे 99 का मल्टीप्लाई 9 1 से करोगे 99, इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा 9 इंटू एस। यहाँ से इसको कैंसिल आउट करोगे तो एस की वैल्यू बच्चों का आ जा सकता है कितनी आ रही है 11 आ रही है, यानी कि जो संट प्रतिरोध है उसकी वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी 11 ओम। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लिखा हुआ है, यदि गामा किरणें, एक्स किरणें तथा सूक्ष्म किरणों की निर्वात में तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ क्रमशः λ1, λ2 एंड λ3 हैं, तो कहते हैं निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इनमें से अगर देखा जाए बच्चों, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है इस सवाल के लिए कि लैम्डा इज इक्वल टू होता है h/mv, जिसको हम लोग कहते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ, यानी कि डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का ये फार्मूला बच्चों लिखा है। लैम्डा का मतलब होता है वेवलेंथ यानी कि तरंगदैर्घ्य। लैम्डा इज इक्वल टू h/mv में बच्चों यहाँ पे जो लैम्डा है अगर आप ध्यान से देखिए तो v के वो उल्टे में लिखा हुआ है। उल्टे का मतलब क्या है कि लैम्डा जो लिखा है अंश में लिखा है, जबकि v जो लिखा है वो हर में लिखा है। लैम्डा नॉमिनेटर में लिखा है एंड v जो होता है वो डिनोमिनेटर में लिखा है। इसका मतलब है लैम्डा और v आपस में उल्टे लिखे हुए हैं। उल्टे का मतलब हम लोग करते हैं हिंदी भाषा में जिसको कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती, और अंग्रेजी में इसी बात को बोला जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब नामी में आ रहा है उल्टा लिखा है, इसका मतलब क्या है बच्चों
कि अगर v की वैल्यू, v मतलब वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी की वैल्यू को ज्यादा किया जाएगा तो लैम्डा की वैल्यू कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि लैम्डा और v आपस में उल्टे हैं, व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और यदि वेलोसिटी की वैल्यू को बच्चों बहुत कम कर दिया जाए तो लैम्डा की वैल्यू उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। इस कॉन्सेप्ट के क्या सीखने को मिलता है, आपने फर्स्ट ईयर की क्लास में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। क्या एक्सपेरिमेंट था कि इन्होंने एक अल्फा पार्टिकल लिया और उससे निकलने वाली रेस को इन्होंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड से यानी कि वैद्युत क्षेत्र से होकर गुजारा। जब इन्होंने गुजारा तो 3 तरह की किरणें इसमें निकल रही थी। कुछ ऐसी किरणें बच्चों थी जो माइनस प्लेट की तरफ जा रही थी, मुड़ रही थी, और कुछ ऐसी किरणें थी बच्चों जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ रही थी, और कुछ ऐसी किरणें थी जो ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, वो सीधा निकल रही थी। बच्चों इससे मतलब क्या होता है, जो पार्टिकल निगेटिव प्लेट की तरफ गए थे यानी कि उनकी तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा तभी निगेटिव की तरफ गए, यानी कि उनका नाम इन्होंने लिखा था कि अल्फा पार्टिकल है। और जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ गए थे यानी इसका मतलब है उन पे नेगेटिव साइन होगा तभी तो वो पॉजिटिव की तरफ गए थे, आकर्षण बल के कारण, अट्रैक्शन फोर्स, और इसमें इनका नाम लिखा गया था बीटा। जो ऐसी रेस थी जो बिल्कुल इफेक्ट ही नहीं कर रही थी ना पॉजिटिव ना निगेटिव पर, बच्चों उसका नाम था गामा। इस फिगर को बच्चों देखें अगर तो इससे एक बात और भी पता चले कि गामा की जो स्पीड है वो अल्फा और बीटा दोनों से ज्यादा है। गामा की जो स्पीड है वो अल्फा और बीटा दोनों से ज्यादा है। तो बच्चों इस सवाल में अगर आप ध्यान से देखिए, अगर गामा की स्पीड ज्यादा है यानी कि वेलोसिटी ज्यादा है, अगर गामा की वेलोसिटी ज्यादा होगी तो उसका लैम्डा सबसे कम हो। यानी कि यहाँ पे इस सवाल में अगर आप देख रहे हैं तो जो पहले नाम लिखा था गामा किरणें और उसकी वेवलेंथ लिखी थी लैम्डा, इसके बाद लिखा था अल्फा, अल्फा की वेवलेंथ थी तरंग दैर्घ्य थी 2, एंड सूक्ष्म तरंगे लिखा था बच्चे, सूक्ष्म का मतलब था यहाँ पे लैम्डा 3 उसकी तरंग दैर्घ्य। यानी कि गामा की वेलोसिटी बच्चों सबसे ज्यादा है तो उसका वेवलेंथ सबसे कम होगा, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लैम्डा 1 सबसे कम होगा। इसके बाद बात कर रहे थे अल्फा, और अल्फा की वैल्यू बच्चों स्पीड जो होती है वो गामा से कैसे होती है, कम होती है, और कम होने के कारण इसकी जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर स्पीड कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी, और सबसे कम बच्चों स्पीड होती है वो सूक्ष्म तरंगों की होती है, और अगर स्पीड कम है तो उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगी, स्पीड कम वेवलेंथ ज़्यादा होगी। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन लिखा है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, तो बच्चों आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर लिखा है वह 4। चलते हैं अगले सवाल पे। बच्चों चौथा सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, जब एक प्रकाश किरण n अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करती है तब अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण का आधा रहता है, अपवर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल में क्या कॉन्सेप्ट है चलिए जानते हैं। आपने हाई स्कूल की क्लास में भी पढ़ा होगा n इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, जिसको आप जानते हैं स्नेल का नियम भी कहते हैं, जहां पे n का नाम होता है अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, i का नाम होता है आपतन कोण यानी कि इंसिडेंट एंगल, r का नाम होता है अपवर्तन कोण यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टेड एंगल। इसके बाद एक फार्मूला याद रखना है, मैथ में होता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जैसे मैं इस सवाल को कर रहा हूं तो आप इस सवाल की भाषा को देखिएगा, डेफिनेशन उसमें लाइन लिखी है आप उसको देखिएगा। जब एक प्रकाश किरण n अपवर्तनांक यानी कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक की वैल्यू n दी गई है, तब अपवर्तन कोण सवाल में लिखा हो अपवर्तन कोण यानी कि बच्चों किसका नाम लिया गया है r का, तो आप यहाँ पे r लिखेंगे, r इज इक्वल टू, फिर क्या कहा गया है अपवर्तन कोण आपतन कोण का आधा रह जाता है, सवाल की लाइन में आप देख रहे होंगे आपतन कोण का मतलब बच्चों क्या होगा i, आधा का मतलब क्या होता है 1/2 यानी कि r। बच्चों अगर इस 2 का इधर मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो 2r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा i। यहाँ पे कहा जा सकता है कि i की वैल्यू क्या है 2r है। इसके बाद सवाल में क्या कह रहे हैं कि अपवर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि सवाल में r की वैल्यू निकालनी। बच्चों अभी अभी आपको मैंने बताया कि n इज इक्वल टू क्या होता है साइन i अपॉन साइन r, यहाँ से कह सकते हैं n इंटू साइन i की जगह आप पुट कर सकते हैं 2r, अपॉन में लिखा हुआ है साइन r। जस्ट मैंने अभी आपको बताया साइन 2 थीटा का फार्मूला, 2 साइन थीटा, थीटा की जगह सवाल में लिखा है r इंटू कॉस r, अपॉन में क्या लिखा हुआ है साइन r। यहाँ साइन r से साइन r कैंसिल आउट हो रहा है, क्या बच रहा है 2, सॉरी यहाँ पे बच रहा है n, तो n इज इक्वल टू 2 कॉस r, 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो n/2 इज इक्वल टू कॉस r। इसको सीधा करके लिखा जाए तो कॉस r इज इक्वल टू n/2, कॉस उधर जाएगा बच्चों तो वो इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो r की वैल्यू आ जाएगी कॉस इन्वर्स n/2,
यानी इस सवाल में बच्चों जो अपवर्तन कोण यानी कि रिफ्रैक्टेड एंगल जो पूछा गया था, आर की वैल्यू क्या आ रही है, cos इनवर्स n बाई 2, cos इनवर्स n बाई 2। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं अगले सवाल पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे आपके सामने लिखा हुआ है, एक धातु के पृष्ठ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटोन आपतित होते हैं। जब उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, तब निरोधी विभव होना चाहिए। तो इसका सवाल को लगाने का कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से समझेंगे। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ऑफ आइंस्टीन। बच्चों आइंस्टीन ने एक इक्वेशन बताई थी कि E इज इक्वल टू होता है W प्लस ई के। यहाँ पे E क्या है, W क्या है, ई के क्या है, इसको एक फिगर से समझते हैं। मान लेते हैं कि बच्चों यहाँ पे एक कोई ये धातु है, कोई मेटल है। इस मेटल पर बच्चों एक सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। ये जो सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है बच्चों, उसकी जो एनर्जी है उसको हम लोग ई से डिनोट कर रहे हैं, एनर्जी फॉर ई। यानी ये जो ई है ये बच्चों आपतित प्रकाश की ऊर्जा है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेस। बच्चों इसके बाद जैसे इस धातु की सतह पर ये प्रकाश पड़ता है, इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनों का निकलना बच्चों की इस घटना को कहते हैं डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब हो गया कार्यफलन, वर्क फंक्शन। इसके बाद बच्चों जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जितनी ऊर्जा चाहिए वो निकलने में खर्च करते हैं, कुछ अपने हिस्सा। इसके बाद जो बची एनर्जी होती है उससे वो क्या करते हैं, ऊपर की तरफ गति करना स्टार्ट कर देते हैं। गति करना यानी कि उसको हम हिंदी भाषा में कहेंगे गतिज ऊर्जा, और अंग्रेजी में कहेंगे उसको काइनेटिक एनर्जी। अगर बच्चों मैं बात करूं कि ये ई के यानी कि गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी और डब्ल्यू ये क्यों हो रहे हैं, तो आप कहेंगे सर ये धातु की सतह पर जितना भी यहाँ पे प्रकाश पड़ रहा है उस घटना के कारण ये चीजें हो रही। इसका मतलब है कि ई जो है वो ई के और डब्ल्यू का सम है। यदि फार्मूला बनता है E इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस ई के। ई क्या है, आपतित प्रकाश की ऊर्जा, इंसिडेंट एनर्जी ऑफ लाइट। डब्ल्यू क्या है, कार्यफलन यानी कि वर्क फंक्शन। ई के क्या है, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। अब बच्चों हम लोग क्या करें कि इस धातु की सतह पर ऐसा वोल्टेज लगाते हैं कि जिससे इलेक्ट्रॉन निकले तो, लेकिन गति ना करे। यानी कि उसकी हम गति को क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं, इसलिए उसका नाम होगा निरोधी विभव। अगर आप इसके नाम को अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो बेहतर समझ में आएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग मतलब होता है रोकना। किसको रोकना, इलेक्ट्रॉन जो भाग रहे हैं उनको रोकना। यानी कि इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा को क्या कर रहे हैं हम लोग, रोक रहे हैं। गतिज ऊर्जा का मतलब बच्चों क्या हो गया, ई के। और किससे रोक रहे हैं, निरोधी विभव लगा के, स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा के। यानी कि मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा अगर निरोधी विभव के बराबर हो जाती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेंगे। तो एक फार्मूला निकल के आता है कि ई के इज इक्वल टू ई वी। ई के क्या है, गतिज ऊर्जा। ई जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। वी बच्चों क्या है, इसका हम लोग नाम लिखेंगे निरोधी विभव, शॉर्ट फॉर्म में विभव या विभवांतर भी कह सकते हैं, फुल नेम होता है इसका निरोधी विभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब बच्चों इस सवाल को देखिए जो लिखा हुआ था, इसकी भाषा को वापस पढ़ते हैं कि एक धातु की सतह, मैंने ये बताई धातु की सतह, 6 इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का फोटोन पड़ रहा है। 6 इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का पड़ने का मतलब हो गया है उसको ए की वैल्यू गिवन है। इसके बाद ए की वैल्यू अगर ध्यान से बच्चों आप देखें तो ए की वैल्यू सवाल में दी गई है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पड़ रही है, आपतित हो रही है। तब उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन उस पर ऊर्जा पड़ी है, तब उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, बच्चों यहाँ पे हम कह सकते हैं गतिज ऊर्जा की वैल्यू सवाल में कितनी दी गई है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी गई। फिर आपसे कहा गया निरोधी विभव होना चाहिए। निरोधी विभव का मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल आपसे पूछा जा रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, ई के इज इक्वल टू ई वी। ई के इज इक्वल टू ई वी। बच्चों ई के की वैल्यू, गतिज ऊर्जा की वैल्यू कितनी दी गई है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड फिर नाउ ई वी, तो ई से ई कैंसिल हो गया, ई से ई कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि वी की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 वोल्ट। वी की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है, 5 वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। स्क्रीनशॉट के बाद अगले चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। सामने लिखा हुआ है किन्निन में से कौन सा पीएन संधि डायोड उत्क्रम अभिनत में है। तो सबसे पहले सवाल को लगाने से पहले एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है बच्चों, पीएन संधि डायोड। इसमें से आप जो पी देख रहे हैं इसका आपको जो साइन बनाना है वो हमेशा ऐसे बनाना है। इसके बाद जो आप एन देख रहे हैं इसको बनाने का जो बच्चों साइन है हमेशा आपको ऐसे बनाना है। इसके बाद अगर दोनों को कंबाइंड, मैंने कहा कि पीएन को आप अलग अलग ना बना के एक साथ बनाइए, तो पी एन एक साथ,
तो P को बनाना है आपको इस साइन से और N को बनाना है आपको खड़ी लाइन से ऐसे। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आगे होता है कि अग्रभिन्नत होता है, पीएन संधि का अग्रभिन्नत, और एक होता है उत्क्रम अभिन्नत, यानी कि अग्रभिन्नत यानी कि फॉरवर्ड बायस एंड उत्क्रम अभिन्नत का मतलब रिवर्स बायस। क्या होता है अग्रभिन्नत? जब पीएन संधि में P, क्योंकि अभी मैंने बताया ये P होता है, P जुड़ा होगा प्लस से और N जुड़ा होगा किससे? माइनस से, तो वो बात कहलाएगी अग्रभिन्नत यानी कि फॉरवर्ड बायस। उत्क्रम यानी जिसका जस्ट उल्टा, यानी कि P किसके साथ जुड़ा होगा? माइनस के साथ, और N जुड़ा होगा किसके साथ? प्लस के साथ, तो वो कहलाएगा रिवर्स बायस। ठीक है, इसको याद रखने की क्या ट्रिक है बच्चों कि P4 होता है पॉजिटिव और N4 होता है नेगेटिव। तो P किसके साथ जुड़ा है? प्लस के साथ। अगर प्लस प्लस के साथ जुड़ा है और माइनस माइनस के साथ जुड़ा है, यानी कि बिल्कुल सही जुड़ा है, तो वो बात हो जाएगी अग्रभिन्नत की। और इसमें उल्टा है, P4 मैंने बताया पॉजिटिव, और पॉजिटिव किसके साथ जुड़ गया है बच्चों? नेगेटिव के साथ। ये क्या है? N फॉर नेगेटिव, और नेगेटिव किसके साथ जुड़ा है? प्लस का। सब उल्टा है। उल्टा का मतलब क्या हो गया? उत्क्रम यानी कि रिवर्स। इसके बाद एक छोटी सी बात याद रखनी है कि जब भी आपको इस तरह का साइन दिखे, यानी कि अर्थ है, अर्थिंग है, और अर्थिंग बच्चों हमेशा कैसे कंसीडर की जाएगी? हमेशा कैसे मानी जाएगी? नेगेटिव मानी जाएगी। इसके बाद 4 ऑप्शन इस सवाल में लिखे और आपको बताना है कौन सा रिवर्स बायस है यानी कि उत्क्रम अभिन्नत है। तो सबसे पहले आप देखिए, पहले सवाल में क्या लिखा हुआ है? P, P, ठीक है। P किसके साथ बच्चों जुड़ा है? अर्थ के साथ, और अर्थ का साइन कैसा लेना है आपको? माइनस, और P जुड़ गया है माइनस के साथ, बहुत बढ़िया। N ये होता है, और N किसके साथ जुड़ा है? माइनस का। जबकि उत्क्रम में मैंने आपको बताया कि N किसके साथ जुड़ना चाहिए? प्लस के साथ। पहला सवाल गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन में बच्चों क्या लिखा है कि P किसके साथ जुड़ा हुआ है? माइनस के साथ, अर्थ माइनस है। N किसके साथ जुड़ा है? प्लस के साथ, तो बिल्कुल सही बात है। N जुड़ जाए प्लस के साथ, P जुड़ जाए माइनस के साथ, वही उत्क्रम है, वही फॉरवर्ड है। इसके बाद अगर आप तीसरे ऑप्शन को देखें तो N, इसको कंसीडर करना है। N किसके साथ जुड़ा है? माइनस के साथ। N को होना चाहिए था प्लस के साथ, नहीं हो सकता। इसके बाद N किसके साथ जुड़ा है? प्लस के साथ, बिल्कुल सही बात है। और P किसके साथ जुड़ा है? AB प्लस के साथ है, तो AB नहीं हो सकता। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का फर्स्ट आपके सामने लिखा हुआ है कि आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं? आवेश की गतिशीलता की बच्चों क्या डेफिनेशन है? मोबिलिटी ऑफ चार्ज की क्या डेफिनेशन है? बच्चों फिजिक्स में कभी भी कोई भी डेफिनेशन आए तो उसको आप याद अगर रट रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत मिलेगी, क्योंकि बहुत सारी डेफिनेशन हैं। तो उसको आप ट्रिक से समझने की कोशिश करें। कभी भी कोई डेफिनेशन आए तो हमेशा उसको फार्मूले से याद करने का प्रयास करें। बच्चों इसका फार्मूला क्या है आवेश की गतिशीलता का? μ=vd/e। बस आपको 2 रूल याद करने हैं फार्मूले में। जब भी आपको कोई भी डेफिनेशन याद करनी है, केवल 2 रूल आने चाहिए। पहला कि आपको उसकी डेफिनेशंस को हमेशा नीचे से पढ़ना है, और पढ़ने से पहले आपको एक शब्द लगाना है जिसका नाम होता है बच्चों एकांक। क्या नाम लगाएंगे? एकांक। फिर आपको नीचे वाले का नाम पढ़ना है ई, जिसका नाम है बच्चों विद्युत क्षेत्र। फिर आपको ऊपर वाले का नाम पढ़ना है जिसका नाम है बच्चों अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो क्या रूल याद रखना है? नीचे से पढ़ेंगे, क्या शब्द लगाना है? एकांक। फिर किसका नाम पढ़ेंगे? नीचे वाले का। फिर किसका नाम पढ़ेंगे? ऊपर वाले का। फिर किसका नाम पढ़ेंगे? साइड वाले का। आप देखेंगे ऑटोमेटिक डेफिनेशन बन जाएगी। फिर इसमें कोई भी डेफिनेशन हो, आप इस रूल पे चलें, हर एक डेफिनेशन आपको आएगी। मैं इस डेफिनेशन को पढ़ के सुनाता हूँ, देखिए कैसे। नीचे से पढ़ेंगे, क्या शब्द लगाएंगे? एकांक। तो एकांक विद्युत क्षेत्र, ई का नाम पढ़ा गया है। एकांक विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश वाहक का, अब ऊपर वाले का नाम पढ़ेंगे जिसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग। तो एकांक विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश वाहक का अनुगमन वेग ही गतिशीलता कहलाती है। इट इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एनी चार्ज कैरियर पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी ऑफ चार्ज। फिर से एक बार मैं स्पीड से आपको सुनाता हूँ कि आपको नीचे से नाम पढ़ना है, एकांक शब्द लगाना है, नीचे वाले का नाम पढ़ना है, ऊपर वाले का नाम पढ़ना है, साइड वाले का नाम पढ़ना है। तो क्या परिभाषा है कि एकांक विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश वाहक का अनुगमन वेग ही उसकी गतिशीलता कहलाती है। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों इसकी यूनिट क्या है? इसका मात्रक क्या है? वीडी बच्चों एक चाल है, अनुगमन वेग है, और वेग यानी कि वेग की आप यूनिट जानते हैं, मात्रक जानते हैं, मीटर पर सेकेंड। इसके बाद बच्चों ई के 3 मात्रक होते हैं, 3 यूनिट होते हैं, जिसमें से एक यूनिट यहाँ पे यूज की जा रही है। ई का एक फार्मूला आप जानते होंगे चैप्टर नंबर 3 का, ई इज इक्वल टू होता है V/L। V यहाँ पे विभव है, और विभव का मात्रक क्या होता है बच्चों? वोल्ट। L क्या है बच्चों? लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। मीटर का मीटर से गुणा कराएंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड का वोल्ट से मल्टीप्लाई कराओगे तो सेकंड इंटू वोल्ट हो जाएगा। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। फिर भी अगर बच्चा आपको कोई दिक्कत आ रही है आप कमेंट करिए, मैं उसकी नेक्स्ट वीडियो में आपकी समस्या को दूर करने का प्रयास करूंगा। चलते हैं अगले सवाल पे।
सवाल नंबर बच्चों दूसरे का सेकंड आपके सामने लिखा हुआ है कि दो समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक लिखना है। बच्चों इस सवाल में आपको केवल और केवल आपको इसका फार्मूला लिखना है, इसकी पूरी प्रूविंग नहीं करनी है। अगर आप इसकी पूरी प्रूविंग देखना चाहते हैं तो बच्चों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पड़ा हुआ है, आप वहां से जाकर इसकी पूरी प्रूविंग देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सवाल में पूछा गया था दो समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल। तो सबसे पहले क्या किया गया, दो समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालक। तो आपने देखा कि दो हम लोगों ने यहाँ पे तार बना दिए हैं, चालक तार हैं, और कैसे स्थित है, पैरेलल स्थित है, समांतर यहाँ पे स्थित हुए हैं। और आपको इसमें क्या बताना है, दो समांतर लंबाई पर अनंत लंबाई के लगने। तो जो प्रति मीटर जो पूछा गया है इसका मतलब है लंबाई को कहाँ रखना है, आपको नीचे रखना है। और इसकी पूरी प्रूफिंग में बच्चों जब इसका आंसर आता है वो आता है μ0/4π 2I1I2/r, जहाँ पे μ0/4π की वैल्यू बच्चों फिक्स होती है 10⁻⁷ और r को क्या कहा जाता है, दोनों तारों के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन द बोथ वायर्स। चलते हैं अगले सवाल। सवाल नंबर बच्चों दूसरे का थर्ड आपके सामने लिखा हुआ है, किसी माध्यम में प्रकाश का वेग 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। इस माध्यम से हवा में जाने वाली किरण के लिए क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों सबसे पहले सवाल को अगर आप जब पढ़ेंगे तो किसी माध्यम का मतलब बच्चों क्या हो गया कि केवल वायु और निर्वात को छोड़ के बच्चों जब भी स्पीड यानी लिखी जाती है, लाइट की स्पीड जब भी लिखी जाती है तो हमेशा याद रखिएगा वो v से डिनोट की जाती है। c कब लिखा जाता है, जब भी वो प्रकाश वायु में चलेगा और या तो फिर निर्वात में चलेगा। ठीक है, वैक्यूम में और एयर में जब लाइट चलती है तो उसकी वेलोसिटी को c से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इन दोनों माध्यम को अगर छोड़ के कहीं और भी चलेगी तो उसको हमेशा v से डिनोट किया जाएगा। तो v की वैल्यू वेलोसिटी गिवन है 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे ध्यान से। इसके बाद कहा गया है क्रिटिकल एंगल यानी कि क्रांतिक कोण की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बच्चों क्रांतिक कोण को कहीं कहीं आपने देखा होगा केवल c से डिनोट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसको डिनोट कर रहे हैं IC यानी क्रिटिकल एंगल। अब आपको बच्चों वो वाला फार्मूला देखना है कि जिसमें IC भी आता है और V भी आता है। तो सबसे पहले आपने फार्मूला पढ़ा होगा n = होता है 1/sin c जब आप पढ़ते होंगे, लेकिन यहाँ पे क्रिटिकल एंगल को हम लोग IC लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपको एक फार्मूला और भी आता होगा कि n का जो बच्चों फार्मूला होता है n = होता है c/v, n = होता है c/v। ठीक है, इस n की वैल्यू को यहाँ रखते हैं तो c/v = 1/sin IC। c प्रकाश की चाल है कहाँ पे, या तो एयर या तो वैक्यूम में, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है बच्चों 3 × 10⁸। इसके बाद v की वैल्यू आपको सवाल में दी गई है 1.5 × 10⁸ इक्वल टू में क्या लिखा है 1/sin c। एक बार वापस समझते हैं इस चीज को। v की वैल्यू गिवन है, i पूछा गया है, क्रिटिकल एंगल IC, n का फार्मूला होता है 1/sin c। क्रांतिक कोण का बच्चों ये फार्मूला है n = 1/sin c, लेकिन c को IC लिखा गया। n का एक फार्मूला होता है c/v, इस n की वैल्यू को यहाँ पे लिखा गया है c/v और 1/sin IC। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, c की वैल्यू को रखा है, फिक्स होती है, याद कर लीजिए। v की वैल्यू सवाल में गिवन थी, उसको रखा गया, IC ऐसे लिखा गया। बच्चों ध्यान से देखिए 10⁸ से 10⁸ कैंसिल आउट हो रहा है। इसके बाद अगर इस पॉइंट को हटाते हैं तो ऊपर एक 0 आएगा, और 15 से अगर बच्चों 30 को काटा जाए तो 2 बार में कटेगा। और यहाँ पे क्या लिखा है 1/sin IC लिखा है। अगर बच्चों इसका इधर मल्टीप्लाई और इसका इधर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो sin IC = 1/2। बच्चों यहाँ पे साइन लिखा है तो आप इधर भी साइन ही बनाएंगे, तो 1/2 साइन में किसका मान होता है, तो आप कहेंगे सर sin 30, sin 30 का मान होता है। तो साइन से साइन कट गया बच्चों, IC की वैल्यू कितनी आ गई 30 बच्चों एक रेडियन में अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो तो इस सवाल का आंसर IC = π/6 भी आ सकता है। ठीक है, जो कि ये डिग्री में था, ये रेडियन में। अगर आप यहाँ पे छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन दूसरे का फोर्थ आपके सामने लिखा हुआ है कि फोटो डायोड क्या है। तो फोटो डायोड अर्धचालक डायोड है जिसमें एक पीएन जंक्शन होता है जो फोटोन विकिरण के प्रति संवेदनशील होता है। यह फोटोन को अवशोषित करने पर विद्युत प्रवाह उत्पन्न करता है। तो सबसे पहले समझने वाली बात है कि बच्चों अर्धचालक क्या होता है। तो अर्धचालक वे सारे पदार्थ होते हैं जो चालक और अचालक दोनों का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर दोनों का
फंक्शन व्यवहार करते हैं बच्चों, तो ऐसी चीज़ों को हम लोग कहते हैं अर्धचालक। अर्ध मतलब आधा चालक। इसके बाद देखा इसमें एक पीएन होता है, पीएन जंक्शन। अभी मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन में पी और एन दोनों पढ़ रहे थे, इसमें दोनों टाइप के होते हैं, पी भी होता है और एन भी होता है। पीएन जंक्शन होता है, ये फोटोन विकिरण के प्रति संवेदनशील है। जैसे इसमें फोटोन पड़ता है तो उसके प्रति एक कुछ ना कुछ रिएक्शन जरूर दिखाता है। जब इसमें फोटोन अवशोषित होता है, जैसे इसकी सतह पर फोटोन पड़ता है, तुरंत इसमें क्या होता है, विद्युत प्रवाह होने लगता है, इलेक्ट्रिक का फ्लो होने लगता है। तो बच्चों ये है फोटोडायोड। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दूसरे का फर्स्ट आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 10 पिकोफैरेड का एक संधारित्र, 10 पिकोफैरेड का एक संधारित्र। बच्चों संधारित्र यहाँ पे पिकोफैरेड, फैरेड मतलब हो गया धारिता दी जा रही है, यानी सवाल में आपको 10 सी की वैल्यू दी गई है 10 पिकोफैरेड। सी की वैल्यू बच्चों सवाल में दी गई है 10 पिकोफैरेड। इसके बाद आगे सवाल को अगर आप देखें क्या लिखा हुआ है, 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, बैटरी वो भी 50 वोल्ट, वोल्टेज बच्चों गिवन है, वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी वी, वी की वैल्यू कितनी दी गई 50 वोल्ट। संधारित्र में कितनी स्थित वैद्युत ऊर्जा संचित होगी, आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी बतानी है, यानी कि यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों याद रखिएगा यू का फार्मूला जब इस तरह से दिया जाए वैल्यू, तो यू इक्वल टू होता है हाफ सी वी स्क्वायर। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रूविंग भी है बोर्ड के लिए, तो याद रखेंगे। अगर आप ये प्रूविंग अभी करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, मैंने खुद कराई, आप वहाँ पे जाके इस वीडियो को देख के प्रूविंग सीख लेंगे। ठीक है, अभी देखिए सवाल को, यू इक्वल टू होता है हाफ सी वी स्क्वायर। बच्चों यू इक्वल टू हाफ, सी की वैल्यू बच्चों सवाल में दी गई है 10। बच्चों जब पिको को चेंज किया जाता है तो 10 की पावर -12 से चेंज किया जाता है। वी की वैल्यू बच्चों सवाल में आपको देख रहे हैं 50 गिवन है, और 2 बार लिख लेते हैं क्योंकि स्क्वायर लिखा हुआ है। बच्चों इस 2 को अगर आप इसको 10 से काटे तो 5 बार में कटेगा, तो यू इज इक्वल टू, ध्यान से बच्चों कैलकुलेशन देखिएगा, क्योंकि बच्चों की सबसे बड़ी अगर कोई दिक्कत है वो फिजिक्स में कैलकुलेशन। अब देखिए मैं कैसे कैलकुलेशन करता हूँ। अब देखिए ये 5 लिखा है, ये 5 लिखा है और ये 5 लिखा हुआ है, यानी कि 3 बार अगर 5 का बच्चों मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो 125 125 आएगा आएगा। इसके बाद अगर ध्यान से देखिए तो एक जीरो ये, टोटल कितने जीरो हो गए, 2 जीरो पॉजिटिव, और 12 जीरो निगेटिव, 12 माइनस के, 2 प्लस 12 माइनस, तो आप कह सकते हैं बच्चों 10 बचेंगे माइनस के। बच्चों फिजिक्स का आंसर हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी कि मानक रूप में व्यक्त किया जाता है, तो जब भी आपको कभी भी पॉइंट ना दिखे तो हमेशा लास्ट में होता है। इस पॉइंट को आप 2 अंक इधर लाएंगे तो u इक्वल टू 1.25 इंटू 10 की पावर। बच्चों जब पॉइंट इधर की तरफ चलता है तो पावर बढ़ती है प्लस में, तो 2 अंक चला है एक तो 2 पावर प्लस 10 माइनस, तो आप कह सकते हैं सर माइनस की 8 बचेगी। 2 प्लस 10 माइनस बच्चों -8 ही होता है, तो ऊर्जा की यूनिट क्या होती है, जूल। उम्मीद है कि आप इस बात को समझे होंगे। अगर आप प्रूविंग चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, आप वहां से जाके इस बात को जरूर देखें। चलते हैं अगले सवाल पे। बच्चों चलते हैं हम लोग लघु उत्तरी प्रश्नों पर, और पहला लघु उत्तरी प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, पहला शॉर्ट आंसर आपके सामने लिखा हुआ है। सिद्ध कीजिए कि आवेशित संधारित्र के एकांक आयतन की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होती है, जहां प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं। आपको बच्चों सिद्ध करना है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो उसकी इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होती है। बच्चों इस प्रूविंग को मैंने पहले ही बोर्ड पे लिख दिया है ताकि आपका बहुत ज़्यादा टाइम इस वीडियो को देखने में ना खर्च हो और आप अपने अदर सब्जेक्ट पर भी ध्यान दे सकें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस संधारित्र में संचित ऊर्जा, ये बच्चों आपको याद भी कर लेना है। रिजल्ट अगर आपको नहीं आता है तो मैंने इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, आप वहां से जाकर इस प्रूविंग को देख सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आपको केवल इसको पढ़ लेना है कि संधारित्र में संचित ऊर्जा U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर होती है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर नाउ U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। देखिए बच्चों जो आपको आंसर लाना है इस प्रूविंग का वो कुछ इस तरह लाना है कि U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। जो आप आंसर देख रहे हैं ना तो बच्चों इसमें C कहीं लिखा हुआ है और ना ही बच्चों इसमें कहीं पर V लिखा है। इसका मतलब है कि जो हम लोगों ने फार्मूला लिखा है U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, ना तो मुझे यहाँ C चाहिए और ना ही मुझे यहाँ पे V चाहिए। इसका मतलब है C को भी हटाएंगे और V को भी हटाएंगे। अब हटाने के लिए कौन सा फार्मूला यूज किया जाए, उस फार्मूले को यूज करेंगे जिसको C को हटाने पर एप्सिलॉन नॉट आता हो और V को हटाने पर E आता हो। तो कैसे आएगा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। बच्चों इसका फार्मूला होता है C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D। जिन बच्चों को अंग्रेजी मीडियम के हैं वो क्या कहेंगे, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो क्या लिखेंगे,
कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नाउ C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट K बाई डी। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट K अपॉन डी होता है। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और इस C की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो जैसे ही आप रखेंगे C का मान समीकरण 1 में, तो ये U की जगह U लिखा है, 1/2 की जगह 1/2 लिखा है, C की जगह आपने रखा ए एप्सिलॉन नॉट K अपॉन डी, इसकी जगह रख दिया है, और बच्चों आगे लिखा है V स्क्वायर। इससे क्या फायदा हुआ कि हमारे प्रूविंग में एप्सिलॉन नॉट आ चुका है। अब दिक्कत है E की, तो यहाँ से हम V को हटाएंगे, और बच्चों V को ऐसा हटाना है कि जिससे क्या आ जाए, E आ जाए। तो बच्चों एक फार्मूला होता है E इज इक्वल टू V बाई एल, ये फार्मूला होता है E इज इक्वल टू V बाई एल। लेकिन L एक डिस्टेंस है, दूरी है, और यहाँ पे डिस्टेंस बच्चों हम लोग डिनोट कर रहे हैं D से, तो इस L की जगह क्या लिख दिया जाएगा, D लिख दिया जाएगा। और इस D का मल्टीप्लाई आप इधर कराएंगे E में, क्योंकि ये डिवाइड वाली चीज कहाँ जाती है, मल्टीप्लाई में। तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, A इंटू डी। बच्चों इस V का मान आप क्या करेंगे, क्वेश्चन 2 में रख देंगे। तो जैसे रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक का पूरा आपने रिजल्ट ऐसे ही नोट कर लिया है। V की वैल्यू आपने क्या रखी है, A इंटू डी। तो जैसे रखोगे, ऊपर स्क्वायर लगा है, तो E में भी स्क्वायर हो जाएगा और D में भी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, एक D से एक D कैंसिल आउट हो रहा है, एक D से एक D कैंसिल आउट हो रहा है। क्या बचा है, U की जगह U है, 1/2 की जगह 1/2 लिखा हुआ है, ए एप्सिलॉन नॉट K ऐसे लिखा हुआ है, E स्क्वायर, और इंटू में क्या लिखा हुआ है, D। इसके बाद जो हमारे प्रूविंग में आंसर जो अक्षर लाने हैं, हम लोगों ने क्या किया है, उनको एक साथ लिख लिया है। तो सबसे पहले एप्सिलॉन नॉट और E स्क्वायर, तो एप्सिलॉन नॉट और यहाँ से हम लोगों ने E स्क्वायर और ये वाला K लिख लिया। A और D फर्जी अक्षर है, तो हम लोगों ने इनको एक साथ ब्रैकेट में बंद कर लिया। अब यहाँ से आपको एक बात और बच्चों जान लेनी है कि A और D, A क्या है, एरिया, और D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द बोथ प्लेट्स, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। तो कुल मिला के यहाँ से कहने का मतलब क्या है कि बच्चों जब भी क्षेत्रफल में दूरी से गुणा करा दिया जाता है, एरिया में जब भी बच्चों डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कराया जाता है, तो वॉल्यूम बन जाता है। यहाँ पे V जो है ये वोल्टेज ना होकर वॉल्यूम आयतन है। तो A और D का मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, वॉल्यूम। बाकी सब कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है। और आपको बच्चों इस सवाल में अगर फिर से आप ध्यान से देखें, तो एक बात लिखी थी, सवाल सामने देखिएगा क्या लिखा हुआ है। सिद्ध कीजिए कि आवेशी संदर्भ के एकांक आयतन, इस शब्द को कैच करिए, एकांक आयतन। एकांक आयतन मतलब ये होता है यूनिट वॉल्यूम। बच्चों अगर यूनिट वॉल्यूम है, एकांक आयतन है, मतलब V के वैल्यू का मान कितना दे रहा है, 1। आयतन का मतलब V, एकांक का मतलब क्या हो गया, 1। तो इस V की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, 1। तो जैसे 1 रखोगे तो केवल इतना बचेगा। और आप देख रहे हैं कि इस प्रूविंग में कहीं पर भी K का जिक्र नहीं है। बच्चों K क्या होता है, परावैद्युतांक। परावैद्युतांक बच्चों में K जब एयर में होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे कह सकते हैं K की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो U का आंसर बच्चों क्या आ जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये प्रूविंग बहुत बेहतर वे में समझ में आई होगी। फिर भी अगर नहीं समझ में आई बच्चों, मैंने इससे पहले भी इस प्रूविंग को कराया, उसका डिस्कशन में लिंक पड़ा है, आप वहाँ से जाके भी समझ सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। जो अगला सवाल लिखा हुआ है, सवाल नंबर 2 आपके सामने लिखा हुआ है, मेरे साथ पढ़िएगा। एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व लीनियर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू सवाल में 10.0 इंटू 10⁻⁸ होती है, जिसको डिनोट किया जाता है लैम्डा से। 10.0 का मतलब ओनली ऑफ 10 हैं, 10⁻⁸। आगे देखिए क्या लिखा है, तार से 2 सेंटीमीटर दूर, दूरी का मतलब बच्चों क्या हो गया, डिस्टेंस गिवन है आपको, और दूरी की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 सेंटीमीटर। दूरी का मतलब बच्चों क्या हो गया, R। क्या पूछा गया इस सवाल में, 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी E की वैल्यू पूछ रहे हैं सवाल में। तो बच्चों E का फार्मूला क्या होता है, याद रखेंगे, ऐसा कोई फार्मूला जिसमें E भी आता हो, R भी आता हो और लैम्डा भी आता हो, तो बच्चों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रूविंग है, लगातार 2 सालों से पूछी गई है बोर्ड एग्जाम में। इस वीडियो का भी बच्चों लिंक, इस प्रूविंग का जो अभी आप देख रहे हैं, इसका क्या रिजल्ट आता है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई R। ये बच्चों इस प्रूविंग का आंसर आता है। चैप्टर नंबर 2 गॉस की प्रमेय में बच्चों इस प्रूविंग को किया जाता है। अगर आप इस प्रूविंग को अभी देखना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, आप वहां से जाके समझ सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बच्चों फिक्स होती है 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 2। लैम्डा की वैल्यू बच्चों सवाल में दी गई है 10 इंटू 10⁻⁸ अपॉन R की वैल्यू बच्चों इस सवाल में दी गई है 2। और जब भी आपको सेंटीमीटर मिला करे तो उसको चेंज करते हैं 10⁻⁻2 से।
तो जो सवाल में 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, कैलकुलेशन पे ध्यान दें कैसे 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है। बच्चों इस 10 की पावर -2 से अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो 10 की पावर -6 बची, 10 की पावर -6 याद रखिएगा। 9 ये पावर है, एक पावर ये है प्लस में, तो 9 और 1 कितनी हो गई 10, 10 प्लस की और यहाँ पे थी 6 माइनस की, तो 10 में से अगर आप 6 घटा देते हैं तो कितना बचेगा 4 यानी कि 4। तो ई की वैल्यू बच्चों क्या आ गई 9 इंटू 10 की पावर 4, ई की वैल्यू आ गई 9 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन बाई कूलम। तो उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे, और अगर आप प्रूविंग चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके समझ सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने बच्चों लिखा है कि एंड गेट का प्रतीक और उसकी सत्यता सारणी बनाइए। तो सबसे पहले जानते हैं कि एंड गेट क्या है। बच्चों एंड गेट का जो प्रतीक जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से होता है, डी आकृति में होता है, और इसमें दो आप निवेशी सिग्नल भेज सकते हैं, दो इनपुट सिग्नल होते हैं और एक आउटपुट सिग्नल होता है। अगर आप इसकी डेफिनेशन बनाना चाहते हैं एंड गेट की तो कुछ इस तरह बना सकते हैं कि एंड गेट वह गेट है जिसमें दो निवेशी सिग्नल होते हैं तथा एक ही निर्गत सिग्नल प्राप्त होता है। क्योंकि इस फिगर से पता चल रहा है कि कितने निवेशी हैं, दो इनपुट सिग्नल है और आउटपुट कितना है, एक। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन रहेगी कि एंड गेट वह गेट होता है जिसमें दो निवेशी सिग्नल होते हैं तथा एक ही निर्गत सिग्नल प्राप्त होता है। इसको सिंबल याद रखने का इसका ट्रिक क्या है बच्चों, एंड में लास्ट में क्या आता है डी, तो आप इसके याद रखेंगे कि इसका डी सिंबल होता है। इसके बाद बात करते हैं इसकी बूलियन व्यंजन की। बूलियन एक्सप्रेशन किसका क्या होता है, y इज इक्वल टू a डॉट बी। अच्छा ये बूलियन व्यंजक क्या होता है, ये इसका वर्क फंक्शन होता है कि ये कैसे कार्य करता है। तो आप इसको कुल मिला के इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मल्टीप्लाई के रूप में कार्य करता है, यानी जो भी आप दो सिग्नल भेज रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करके आपको ये आंसर देगा। लेकिन आप याद रखेंगे बच्चों बाइनरी नंबर्स हमेशा दो ही होते हैं, 0 और 1। तो यहाँ पे क्या होता है कि सत्यता सारणी जो बनेगी, जो इसकी ट्रुथ टेबल बच्चों जो बनेगी वो निवेशी और निर्गत पे बनती है। निवेशी आप कितने भेज सकते हैं, केवल 2, ए और बी। ठीक है, ए और बी। और निर्गत कितने प्राप्त हो रहे थे, ओनली 1, वो क्या था वाई। और कैसे मिल रहा था, इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या था, ए डॉट बी। बूलियन में बच्चों निवेशी में क्या क्या भेज सकते हैं, मैंने अभी बताया केवल बाइनरी नंबर दो फंक्शन पे कार्य करता है, 0 और 1। या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इन दोनों की वैल्यू को 0 0 भेज सकते हैं, तो 0 0 हो सकता है। या तो ऐसा हो सकता है कि आपने पहले की वैल्यू को 1 कर दिया होता और दूसरे की वैल्यू को 0 कर दिया होता। या ऐसा हो सकता है कि आपने पहले की वैल्यू को 0 कर दिया होता, दूसरे की वैल्यू को 1 कर दिया होता। और या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों की वैल्यू को आपने क्या कर दिया होता, 1। अब इसका आउटपुट कैसे मिलेगा, 0 का मल्टीप्लाई बच्चों जब 0 से कराएंगे 0 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 0 से कराएंगे 0 आएगा, 0 का मल्टीप्लाई 1 से कराओगे 0 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो बच्चों ये जानकारी थी एंड गेट की। चलते हैं अगले सवाल। चलते बच्चों सवाल नंबर तीसरे पे। सवाल नंबर तीसरा आपके सामने लिखा हुआ है, एम्पियर का परपति नियम लिखिए। इसकी सहायता से लंबी धारावाही प्रणालिका के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो सबसे पहले आपको समझना है कि एम्पियर का परपति नियम क्या है। तो बच्चों इस सवाल को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक छोटा सा फिगर समझना है और इसकी डेफिनेशन को पढ़ना सीखना है। आप देखेंगे आपको फिजिक्स बिल्कुल अद्भुत लगेगी, नए सिरे से लगेगी, ऐसा लगेगा कि फिजिक्स सबसे आसान सब्जेक्ट है। कैसे लगेगा देखिए। सबसे पहले मैंने एक ही मान लिया कि कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, आई एम्पियर की करंट बह रही है। इसके बाद इसके चारों तरफ मैंने एक बंद सर्कुलर, आप देख रहे हैं लूप मैंने बनाया है। सर्कुलर मतलब होता है वृत्ताकार, यहाँ पे मैंने एक लूप खींच दिया है। अब इस लूप के आप किसी भी पॉइंट पर बात करें, चाहे इस पॉइंट पर, चाहे इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, कहीं पर भी चारों तरफ आप कोई भी बिंदु ले सकते हैं। जितनी बातें मैं बता रहा हूँ उसको आप कहीं ना कहीं अपने माइंड में सेट करें। इसके बाद अब इस फार्मूले को आपको पढ़ना सीखना है। मैं इसके सारे अक्षर बता रहा हूँ, मेरे साथ रिकॉल करेंगे। पहले आप सुनिए, बी का मतलब क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। डीएल को यहाँ पे बच्चों पढ़ा जाएगा रेखीय। क्या पढ़ा जाएगा, रेखीय। म्यू नॉट को म्यू नॉट ही पढ़ेंगे। आई को क्या पढ़ा जाएगा, धारा। इस क्रॉस साइन को आप क्या पढ़ेंगे, गुना। गुना, बात समझ रहे हैं? क्रॉस साइन को क्या पढ़ेंगे, गुना। और बच्चों इसको क्या पढ़ेंगे, समाकलन। जो सांप जैसा आपको साइन दिख रहा है इसको क्या पढ़ेंगे, समाकलन। और जो ये गोल जैसा आपको दिख रहा है इसको क्या पढ़ेंगे, बंद पृष्ठ। सबको बात समझ में आ रही है? चलिए मेरे साथ रिकॉल करिए। बी को क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। डीएल को क्या पढ़ेंगे, रेखीय। म्यू नॉट को म्यू नॉट ही पढ़ा जाएगा। आई को बच्चों क्या पढ़ा जाएगा, धारा। इसको क्या पढ़ा जाएगा, समाकलन। और इसको क्या पढ़ा जाएगा, बंद परिपथ। ठीक है, बंद। इसके बाद अब इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं यहाँ पे कि किसी बंद वैद्युत परिपथ में, किसी बंद वैद्युत परिपथ में, इसकी तरफ इशारा किया गया, किसी बंद वैद्युत परिपथ में। आप या तो यहाँ से समझ सकते हैं, किसी बंद वैद्युत परिपथ में, बंद परिपथ के चारों ओर, चारों ओर का मतलब इसके किसी भी पॉइंट पर, चारों ओर किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु का मतलब चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, कहीं पर भी
किसी भी बिंदु पर, अब इसको यहाँ से पढ़िए, चुंबकीय क्षेत्र का, मैंने बी पे उंगली रखी तो आप बी को पढ़िए, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन परिपथ में बहने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको चीजें बहुत बेटर लगी होंगी। कैसे कि किसी भी बंद वैद्युत परिपथ के चारों ओर किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन परिपथ में बहने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होता है। इसके बाद बच्चों इस सवाल में प्रूविंग पूछी गई, अगर आप ध्यान से देखें, पर्णलिका के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये लंबी सी पर्णलिका बना ली है, सोलेनॉइड बना लिया है। सोलेनॉइड में बच्चों यहाँ पे आई एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है। इसके केंद्र पर जब आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हम लोगों ने इसके चारों तरफ एक आयताकार एक लूप ड्रॉ कर लिया है, आयताकार। आयत में यहाँ पे इसको ए मान लिया है, इसको बी और इसको सी और इसको डी। इसके सेंटर पे आपके बच्चों मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो सेंटर को हम लोगों ने यहाँ पे ओ मान लिया। अब इसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी बात और समझनी है बच्चों यहाँ पे कि जो इसका फार्मूला था वो ये इस तरह था। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसका पूरा मैग्नेटिक फील्ड जो इसका फार्मूला होता है हम लोगों ने ये यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे लिख दिया है। पूरे का मतलब क्या हो गया, ए बी सी डी, तो यहाँ पे ए बी सी डी लिख दिया गया है। ये बच्चों चार हिस्सों में इसको हम लोग अलग अलग तोड़ के भी निकाल सकते हैं। पहले कौन सा, ए बी का, बिल्कुल सेम वही फार्मूला, ये पूरा ए बी सी डी था। आप किसका निकाल रहे हैं, ए बी का। फिर से वही बात, बस ये किसका निकाल रहे हैं, बी सी का। फिर से ये वाली बात, ये हो गई किसमें, सी डी में, और जस्ट नाउ इस डी डी ए डी। तो इन चारों को अगर बच्चों मिला दिया जाएगा तो कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड एबीसीडी का निकल के आएगा। इसके बाद कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड अभी मैंने आपको बताया कि क्या होता है कि म्यू नॉट इंटू आई, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, म्यू नॉट इंटू आई। बच्चों जब डॉट साइन खोला जाता है तो आपको पता है ए डॉट बी का फार्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी का फार्मूला ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे ए बी, ए का मतलब क्या है बी, ए का मतलब क्या है बी, और बी का मतलब बच्चों इस सवाल में क्या है, डी एल कॉस थीटा। अब थीटा बच्चों कैसे डिसाइड किया जाएगा, आप देख रहे हैं ये वाली लाइन इस लाइन में पैरेलल आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आ रही है, इसका मतलब पैरेलल में एंगल कितना बनेगा, जीरो। तो यहाँ पे क्या एंगल आएगा, जीरो। बीसी वाली बच्चों आप लाइन देख रहे हैं ये सीधी सीधी ऐसी है, और ये लाइन इस लाइन की क्या आ रही है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब बच्चों लंबवत, यानी कि थीटा की वैल्यू 90। इसके बाद ये जो आप जो बच्चों सीडी देख रहे हैं, सीडी इस सोलेनॉइड यानी कि पर्णलिका से बाहर है, इसका मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, तो यहाँ पे जीरो लिख दिया गया है। प्लस ये वाली चीज आपको आगे लिखनी थी, मेरे में जगह नहीं थी। इसके बाद आप देखिए जो एडी लिखा है बच्चों, ये ए बी परपेंडिकुलर है, सीधी ऐसी लाइन है इस लाइन से, तो यहाँ पे एडी क्या है, परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे एंगल कितना लिख दिया गया, 90। ठीक है, कॉस थीटा कैसे आ रहा है, ए डॉट बी का बच्चों फार्मूला ए बी कॉस थीटा से। ये बच्चों ये चीज ऐसे लिखी है। कॉस जीरो की वैल्यू बच्चों आप जानते हैं सवाल में कितनी होती है, 1 होती है। पी डॉट डी एल है, पी डी एल बचा है, ठीक है। ए बी को मैंने इसलिए हटा दिया क्योंकि इसका हम लोगों ने यहाँ पे एंगल का यूज कर लिया। अब बी कांस्टेंट है, इसको बाहर करेंगे। डी एल का समाकलन आप जानते हैं, जैसे बी बाहर आ जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 का बच्चों इंटीग्रेशन समाकलन होता है ओनली एल। जिसको ना आता हो, जो बच्चे बायो बैकग्राउंड से, वो ऐसे याद कर लें कि आप ये डी कैंसिल हो जाता है, ठीक है। एल बचेगा, म्यू नॉट इंटू आई। अब बच्चों क्या करेंगे, इस एल को इसके नीचे भेजेंगे, यहाँ तक आगे। मान लेते हैं कि पर्णलिका में बच्चों एन फेरे हैं, इसमें फेरों की संख्या मान ली जाती है कितनी है, एन है। तो अगर बच्चे एक फेरे का इतना मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर एन फेरे हैं तो उसमें क्या करेंगे, एन फेरों का और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी एन से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जैसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन आ जाएगा, और एन अपॉन एल बच्चों जो होता है स्मॉल एन होता है। स्मॉल एन को कहते हैं एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। कैसे पढ़ना, एल नीचे लिखा है, मैंने आपको बताया कि जब भी कोई चीज नीचे लिखी तो आप उसको क्या पढ़ें, एकांक शब्द लगा के पढ़ें। तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या को स्मॉल एन माना गया है। स्मॉल एन की वैल्यू को बच्चों यहाँ रखेंगे, तो म्यू नॉट, ये ऐसे लिखा है, एन अपॉन एल बन गया है म्यू नॉट, ये क्या लिखा हुआ है, आई। तो ये धारावाही पर्णलिका के केंद्र पर उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें बेटर समझ में आई होंगी। चलते हैं अगले सवाल पे स्क्रीनशॉट लेने के बाद। सवाल नंबर 5वां बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने वाले अल्फा कण तथा प्रोटॉन के वेगो, वेगो मतलब होता है कि बच्चों वेलोसिटी यानी कि वी। तो सबसे पहले वेलोसिटी किसकी, अल्फा कण की, फिर वेलोसिटी किसकी, प्रोटॉन की। इनका रेशियो आप देख रहे हैं सवाल में दिया गया है 1/3। इसके बाद आगे का आ गया है कि क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वे भिन्न भिन्न मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग वृत्ताकार पथों पर गति कर रहे हैं, अलग अलग पथ पर गति कर रहे हैं। इनके वृत्ताकार पथों की त्रिज्याओं का अनुपात, इनके मतलब हो गया अल्फा कण और प्रोटॉन, त्रिज्याओं का मतलब हो गया आर रेडियस। आपको इनका रेशियो फाइंड करना है। बच्चों सबसे पहले याद रखेंगे कि आर का क्या फार्मूला है, आर इज इक्वल टू होता है एम वी अपॉन क्यू वी। आर इज इक्वल टू होता है एम वी अपॉन क्यू वी। अगर मैं बच्चों बात करूँ इस फार्मूले में को अल्फा कण के लिए लिखा जाए तो आर जहाँ जहाँ पे भी है वहाँ पे क्या लिख देंगे, आर अल्फा।
एम की जगह क्या हो जाएगा, एम अल्फा, वी अल्फा, क्यू अल्फा एंड बी। बच्चों बी मैग्नेटिक फील्ड समान है, जिस भी मैग्नेटिक फील्ड में प्रोटॉन गति कर रहा है उसी में अल्फा कण भी गति कर रहा है, यानी कि हम लोग वी को कांस्टेंट मान रहे हैं, यानी कि वो दोनों में क्या है, सेम है, तो उसको आप बी ही लिखा रहने दें क्योंकि दोनों के लिए सेम है। इसको इक्वेशन 1 कह दें। अगर मैं इसी बात को बच्चों प्रोटॉन पे लागू करूं तो आर की जगह आर पी हो जाएगा, एम पी हो जाएगा, वी पी हो जाएगा, क्यू पी हो जाएगा, लेकिन बी ऐसे ही रहेगा क्योंकि एट सेम। बच्चों अगर दोनों का डिवाइड कर दिया जाए तो आर अल्फा बाई आर पी इज इक्वल टू आर अल्फा बाई आर पी इज इक्वल टू, यहाँ से कहा जा सकता है कि एम अल्फा वी अल्फा अपॉन क्यू अल्फा इंटू बी बाई एम पी वी पी अपॉन क्यू पी इंटू बी। बच्चों यहाँ बी से बी कैंसिल आउट हो रहा है, तो आर ऑफ एल्फा अपॉन आर ऑफ पी, सबसे ऊपर क्या लिखा है एम एल्फा, फिर ऊपर क्या लिखा है वी अल्फा, सबसे नीचे का मल्टीप्लाई सबसे ऊपर से हो जाएगा, तो इसका सबसे ऊपर से मल्टीप्लाई यानी कि क्यू पी अपॉन नीचे बच्चों क्या लिखा है इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एम पी इंटू वी पी भी लिख सकते हैं और साथ में क्यू अल्फा। अब यहाँ से बच्चों सभी का आपको रेशियो याद होना चाहिए कि अल्फा और प्रोटॉन के मास यानी द्रव्यमान का बच्चों जो रेशियो होता है वो 4:1 होता है। वेलोसिटी का रेशियो आपको इस सवाल में ऑलरेडी गिवन है 1/3, और जो बच्चों प्रोटॉन और इनका जो रेशियो होता है, प्रोटॉन इस बार ऊपर हो गया है, अल्फा का नीचे है, तो बच्चों याद रखेंगे इनका जो रेशियो होता है वो 1/2। अगर ये क्यू अल्फा ऊपर होता, ये पी नीचे होता, तो यहाँ पे 2 ऊपर होता 1 नीचे होता। यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है, इसको 4 से कैंसिल कर रहे हैं 2 से, यहाँ पे क्या बचा बच्चों ऊपर 2 और नीचे क्या बच रहा है 3, यानी जो रेशियो आ रहा है रेडियस का बच्चों वो 2:3 है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर आपको ये बात सवाल में समझ, थोड़ा स्पीड मैंने बढ़ाई इस सवाल में, अगर फिर भी नहीं आई तो आप वीडियो को हल्का सा बैक करके सवाल को दोबारा समझ सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल पे, चलते हैं बच्चों लॉन्ग आंसर पे। लॉन्ग आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं, व्हाट इज कोहेरेंट सोर्सेज। तो सबसे पहले इतना ही समझते हैं, कला संबद्ध स्रोत ऐसे प्रकाश स्रोत जिनके बीच कलांतर नियत रहता है, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। बच्चों कोई भी लाइट सोर्सेस 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इनके बीच का जो बच्चों एंगल है यानी जो कलांतर है, जो फेज डिफरेंस है, अगर वो कांस्टेंट है यानी कि नियत है, तो ऐसे स्रोतों को कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। व्यतिकरण प्रयोग में प्रयुक्त दोनों प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होते हैं। आपको पता हो अगर व्यतिकरण आपने प्रूविंग की हो, वहाँ पे जब आप फिगर बना रहे थे तो इसमें S1 और S2 दो प्रकाश स्रोत लिए जाते हैं। बच्चों इन दोनों की जो अगर वैल्यू बात करें तो ये दोनों ही कला संबद्ध स्रोत होते हैं, यानी कह सकते हैं कि इनके बीच का जो एंगल है, जो कलांतर है, जो फेज डिफरेंस है, वो हमेशा कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। कला संबद्ध स्रोतों के बीच कलांतर बच्चों कुछ भी हो सकता है, एक बार अगर वो 0 फिक्स हो जाएगा तो वो 0 ही चलेगा, π/6 फिक्स हो जाएगा तो π/6, π/4 तो π/4 ही रहेगा, π/3 या π/2, इनमें से कुछ भी हो सकता है। इसके बाद बच्चों इस सवाल में आप देख रहे हैं, इस आगे एक न्यूमेरिकल भी इसमें दिया गया है। वो न्यूमेरिकल क्या है, दो कला संबद्ध स्रोतों के बीच की दूरी। बच्चों जो कला संबद्ध स्रोत होते हैं यानी S1 और S2, इनके बीच की जो दूरी होती है उसको स्मॉल d से लिखा जाता है। तो दूरी की वैल्यू आप देख रहे हैं सवाल में, न्यूमेरिकल जब आप पढ़ रहे हैं तो 2 मिलीमीटर दी है। बच्चों इसको स्मॉल d से लिखते हैं, 2 मिलीमीटर दी गई। आगे अगर आप सवाल को रीड करें तो देखिए लिखा हुआ है पर्दे के बीच की दूरी, पर्दे की दूरी दी गई है 1.5, पर जो पर्दे की जब भी दूरी आ जाएगी तो वो कैपिटल D होगी, और कैपिटल D की वैल्यू 1.5 मीटर में गिवन है। आगे भी सवाल में लिखा हुआ है यदि 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ आपको गिवन है, तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम। इसके बाद पूछा गया है तो फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई को बच्चों डिनोट किया जाता है फ्रिंज विड्थ यानी कि W से डिनोट किया जाता है। तीसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी, थर्ड डार्क फ्रिंज, डिस्टेंस ऑफ थर्ड डार्क फ्रिंज आपको y3 भी आपको इस सवाल में कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सवाल को और देखिएगा कैलकुलेशन। पहले आपको कैलकुलेट करना है W, और बच्चों W यानी कि फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज विड्थ, W का फार्मूला होता है d लैम्डा बाई स्मॉल d। अब सबकी वैल्यू रखेंगे, W इज इक्वल टू बच्चों कैपिटल D की वैल्यू आप देख रहे हैं सवाल में 1.5 गिवन है, नाउ 1.5। लैम्डा की वैल्यू आप बच्चों सवाल में देख रहे हैं 6000 एंगस्ट्रॉम गिवन है। जो एंगस्ट्रॉम को फिजिक्स में चेंज किया जाता है 10⁻⁻10 से, अपॉन स्मॉल d की वैल्यू आप देख रहे हैं बच्चों 2, और मिलीमीटर को चेंज किया जाता है 10⁻³ से। इसके बाद बात होती है बच्चों कैलकुलेशन की, और बहुत स्मार्ट तरीके से आप कैलकुलेशन सीख सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखिए।
बच्चों ये 3 पावर अगर देखें तो माइनस की है और इस -10 से कैंसिल होगी तो कितनी बचेगी? -7 बचेगी। माइनस की जो 7 बच रही है बच्चों वो 3 प्लस के 0 भी लिखें। माइनस के 7 3 प्लस के तो आप कहेंगे सर माइनस की 4 बचेगी। और बच्चों अगर 2 को इस 3 6 से कैंसिल किया जाए तो 3 बार में कैंसिल होगा। तो 15 × 45 तो यानी कहा जा सकता है बच्चों इस सवाल का आंसर 4.5 इंटू 10 की पावर -4 भी दिया जा सकता है। अगर बच्चों आप चाहें तो सवाल के आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मानक रूप में भी सेट कर सकते हैं तो इसका आंसर 0.45 आ जाता, लेकिन वो भी सही है, ठीक है। और ए भी सही है, मिलीमीटर में वो आता है, यहाँ पे आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ये आंसर किस में आ रहा है? मीटर में। इसके बाद बच्चों इस सवाल में आपको y3 की वैल्यू भी बतानी है, वो भी डार्क फ्रिंज यानी कि अदीप्त फ्रिंज में। तो y3 बच्चों कैसे आएगा, मैं यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन कर देता हूँ। ym का फार्मूला बच्चों होता है डार्क फ्रिंज यानी कि अदीप्त में 2m-1 d लैम्डा बाई स्मॉल d और अपॉन में यहाँ पे 2 भी होता है। बच्चों याद रखेंगे अदीप्त फ्रिंज का फार्मूला है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें m की वैल्यू कितनी सवाल में बताई जा रही है, तीसरी अदीप्त है यानी कि m की जगह आप 3 रखेंगे। यहाँ पे बच्चों 3 रखोगे, 2 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 3 2 जा 6 और 1 कम कर देंगे तो यानी 5 आएगा। समझिए इस बात को कैसे 5 आया है, फिर से समझिए। m की जगह कितना रखना है? 3 रखोगे, 2 से मल्टीप्लाई तो 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, 1 कम कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 5 और अपॉन में क्या लिखा हुआ है बच्चों? 2। इसके बाद बच्चों अगर आप ध्यान से देखें इस पार्ट को तो ये कुल मिला के आप कह सकते हैं कि W है। और W की वैल्यू सवाल में क्या आ चुकी थी बच्चों? इस सवाल में 4.5 इंटू 10 की पावर -4, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखिए तो टोटल आप वैल्यू इसकी कैलकुलेट कर चुके हैं तो यहीं पर रख देते हैं बच्चों। 5/2 का मतलब होता है 2.5 इंटू 4.5 10 की पावर -4। आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 25 पंचे बच्चों होता है 125, यानी कि कैरी कितनी हो जाएगी? हासिल हो जाएंगी 12। 25 चौके 100 बच्चों 12, 112 हो जाते हैं। एक अंक ये पॉइंट, एक अंक ये पॉइंट, यानी कि 2 अंक बाद पॉइंट और 10 की पावर -4। इस पॉइंट को बच्चों अगर इधर शिफ्ट किया जाए तो 1.125 इधर चलाने पे आपको कई बार मैं बता चुका हूँ पावर प्लस में तो एक माइनस में हो जाएगा ये -3। और ये आंसर किस में आ रहा है? मीटर में। अगर आप इस -3 को हटाना चाहते हैं तो 1.125 और इसको आप बच्चों जानते हैं मिलीमीटर भी लिखा जा सकता। उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों को आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बच्चों ऐसे ही शानदार प्रैक्टिस सेट जो कि 30 दिनों तक चलेंगे, 1 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक हम लोग लगातार डेली ये प्रैक्टिस सेट आपको शाम को 6 बजे मिला करेगा। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मिलते हैं बच्चों कल के दूसरे प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।